आदाब। आप सबका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर रिवोल्यूशन में खैर मकदम है। चूँकि हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू को लेकर जो है वो सीरीज चला रहे हैं, तो आज इस वीडियो में हम लोग 3 पर्सनालिटीज़ की बात करें जिनका फ्रीडम स्ट्रगल में बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और लिटरेरी उनका भी बहुत एक बड़ा कंट्रीब्यूशन लोग रहा है। वो 3 लोग, उसमें अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, और अल्लामा हज़रत मोहानी रहमतुल्लाह अलैह हैं, और जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन 3 के हवाले से हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले शुरू करते हैं अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। ये बेसिकली आज़मगढ़ में पैदा हुए थे और 1857 में पैदाइश इनकी है। याद करना बड़ा आसान है क्योंकि 1857 में ही रिवोल्ट हुआ, तो उससे आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। और डेथ इनका जो है 1914 में हुआ। ये भी याद करना आसान है क्योंकि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो रहा है, जिसको प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं। तो ये इनके बर्थ और डेथ को याद करना बहुत आसान है अगर आप थोड़ा सा कनेक्ट कर दें। यानी 1857 रिवोल्ट हुआ है इंडिया में, और वही साल इनकी पैदाइश का साल है, और डेथ जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हो रहा है 1914 में, उस टाइम इनका डेथ हो रहा है। आजमगढ़ पैदाइश ने बताया आपको। इनके बारे में 5-6 बातें बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको याद करनी है। सबसे पहली बात कि अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह जो रहे हैं, ये हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर फर्स्ट टाइम सीरत की बात होगी, यानी बायोग्राफिकल स्केचिंग की बात होगी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उस हिसाब से ये पहले शख्स हैं जिन्होंने उर्दू लैंग्वेज में, ये बात याद रखनी है कि उर्दू ज़बान में इन्होंने सीरत लिखी, जिसे सीरतुन नबी कहते हैं। ये जहन में रखना है इस बात को, सीरतुन नबी। बात यह है कि इसको बाद में कंप्लीट जो हुआ वो इनके शागिर्द सैयद सुलेमान नदवी साहब थे, उन्होंने किया इसको कंप्लीट, लेकिन शुरू इनका किया हुआ है तो इन्हीं के नाम से मंसूब है, जुड़ा हुआ है। तो पहली बात तो ये याद रखनी है कि सीरतुन नबी जो उर्दू लैंग्वेज में लिखी गई, वो फर्स्ट बायोग्राफिकल स्केच या सीरत है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दूसरी किताब इनकी जो बहुत मशहूर है, इससे पहले लिखी गई थी, वो अल फारूक लिखी थी इन्होंने, जो कि बहुत ही मशहूर किताब है। और ये सेकेंड कैलिफ, दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से है, और उनका एक बायोग्राफिकल स्केच है, उनकी एक सवाने उम्री है या जीवनी है। अगर हम लोग इनकी बात करें अलीगढ़ के से जो इनका ताल्लुक़ रहा, तो MAO कॉलेज में ये प्रोफेसर रहे अरबी के, और उर्दू वगैरह पढ़ाए उन्होंने। लेकिन बहुत बड़ी बात ये रही कि ये अलीगढ़ के साथ साथ नदरुल उलूम यहाँ से जाने के बाद नदवा में भी इनका एक बहुत इम्पोर्टेंट किरदार रहा, और वहाँ के प्रिंसिपल भी रहे ये। और अगर बात करें हम लोग हैदराबाद यूनिवर्सिटी की, जो मीर उस्मान अली ख़ान साहब ने बनाई थी हैदराबाद में, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, तो उस यूनिवर्सिटी में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू होना चाहिए, ये रिकमेंडेशन इन्हीं का था, अल्लामा शिबली नोमानी का। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है किस ज़बान में पढ़ाई की जाएगी, किस भाषा में पढ़ाई की जाएगी, लिखा जाएगा, तो वो उर्दू में किया गया था। और ये रिकमेंडेशन, ये सलाह जो है इनकी अल्लामा शिबली नोमानी की थी। तो एक बात तो याद रखनी है तालीम के अतबार से जो इनका ये रहा। और सबसे बड़ी बात कि आज़मगढ़ में इन्होंने एक स्कूल क़ायम किया जिसे शिबली कॉलेज आज कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि 1883 में क़ायम हुआ था। याद ये रखना है कि 1883 में शिबली कॉलेज को इस्टेब्लिश किया। जाहिर से उस टाइम कॉलेज था, और बाद में इसको नाम जो है शिबली दिया गया अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। वो कॉलेज आज भी है, बहुत बड़ा कॉलेज अपने आप में, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो यूनिवर्सिटी नहीं है, जो कि उसको होना चाहिए था। और वहीं पर इन्होंने दारुल मुसन्निफीन क़ायम किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिबली कॉलेज में ही इन्होंने आज़मगढ़ में जो है वहाँ दारुल मुसन्निफीन क्या है, मतलब हाउस ऑफ राइटर्स, जहाँ पर कि आप जो लिख रहे हैं उसको पब्लिश करना, ये काम इन्होंने किया, जिसने बड़ी खिदमत दी कि ख़ास तौर से उर्दू, फ़ारसी और अरबी ज़बान में निकलने वाली किताबों के हवाले से। तो अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। और बकिया तो डिटेल वीडियो कभी हम बाद में लेकर आएंगे इन तमाम लोगों पर, लेकिन अभी जो है जो चूँकि फोकस ज़्यादा इस पर है कि हमारे बच्चे जो 11th या BA के आ रहे हैं उनको इससे फ़ायदा मिले, इस पर्पज़ से हमने इसको बहुत ही शॉर्ट इसमें बताया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लेता है इनके हवाले से। दूसरी पर्सनालिटी जिनके बारे में हम लोग को बात करनी है वो अल्लामा हज़रत मोहानी हैं।
इनको मौलाना हसरत मोहानी भी कहते हैं। बहुत बड़ी शख्सियत हैं और बहुत ही मल्टी फसाड इनकी पर्सनालिटी है, मतलब बहुमुखी कह सकते हैं आप। बहुत ही वर्सेटाइल टाइप के इंसान हैं ये भी। और बेसिकली ये हसरत जो है इनका एक अपना पेन नेम है जिसको उर्दू में तखल्लुस कहते हैं। नाम इनका जो है सैयद फजलुल हसन है। रियल नाम जो है वो सैयद फजलुल हसन है, लेकिन इनका पेन नेम जो है वो हसरत है और ये मशहूर हसरत मोहानी के नाम से हुए। मोहान इनकी पैदाइश की जगह है। मोहान आपने उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट सुना होगा, उन्नाव। जब आप कानपुर से लखनऊ चलेंगे तो बीच में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उन्नाव। उन्नाव में ही जगह है मोहान जहाँ इनकी पैदाइश हुई। इस वजह से इनको हसरत मोहानी कहते हैं। पैदा होने के अतबार से 1875 में इनकी पैदाइश हुई और 1951 में इनका डेथ हुआ और डेथ इनकी जो है लखनऊ में हुई है। लखनऊ में इनकी कब्र है। अब इनके बारे में अगर जानने की बात चले तो याद करने के एतबार से सबसे पहली बात तो यही याद रखिएगा कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है इन्हीं का दिया हुआ है। अक्सर लोग समझते हैं कि सरदार भगत सिंह ने यह नारा क्वाइन किया है। ये नारा क्वाइन या निकाला जाना या बनाना सरदार भगत सिंह ने नहीं किया। सरदार भगत सिंह साहब ने जो है जेल के अंदर या कोर्ट के अंदर भी इस नारे को बुलंद किया था अंग्रेज़ों के सामने, इनकलाब जिंदाबाद बोलकर। लेकिन ये नारा बनाने वाला शख्स, इस नारे को क्वाइन करने वाले शख्स का नाम जो है वो हसरत मोहानी है। 1921 में इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा क्वाइन किया था, जो कि आप समझ सकते हो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में जब भी कोई एहतजाज या कोई प्रोटेस्ट होता है तो लोग इस नारे का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ज़बान कोई भी बोलते हों। लेकिन आपको पता ही होगा कि इनकलाब जिंदाबाद जो है, लॉन्ग लिव रिवोल्यूशन, ये बेसिकली उर्दू ज़बान से है जिसको इनकलाब जिंदाबाद कहते हैं। दूसरी अहम बात की जो आप सबको याद रखनी है, चूँकि जो बच्चे एमयू या जामिया की टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इनका ताल्लुक़ एमयू कॉलेज से है। एमयू कॉलेज के ये स्टूडेंट भी रहे हैं, ठीक है। और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से इनके ताल्लुकात रहे और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से ही एफिलिएटेड रहे, जुड़े रहे। मिसाल के तौर पर ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के भी मेंबर रहे। अच्छा, आज़ादी से पहले एक ख़ास बात ये थी कि कोई भी एक इंसान कई एक पार्टी के साथ साथ दूसरे पार्टियों के साथ भी काम कर सकता था। तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के भी मेंबर रहे, इवन की प्रेसिडेंट भी रहे एक दफ़ा ये, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर रहे। एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन इंडिया में चलता है कि फर्स्ट टाइम जो पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई थी, वो लोग समझते हैं जवाहरलाल नेहरू साहब ने की थी। जवाहरलाल नेहरू साहब ने फर्स्ट टाइम नहीं की थी। फर्स्ट टाइम जो पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई थी वो हसरत मोहानी ने की थी। और हसरत मोहानी ने कांग्रेस के अहमदाबाद सेशन में जो 1921 में हुआ था, वहाँ ये बात रखी थी, प्रपोजल दिया था कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करनी चाहिए, पूर्ण स्वराज की बात करनी चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ दे कि पूर्ण स्वराज को या कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड फर्स्ट टाइम इंडिया में किस लीडर ने की, तो वो हसरत मोहानी है, जवाहरलाल नेहरू नहीं है। बात क्या हुई कि अहमदाबाद सेशन में कांग्रेस ने इनके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, उसको पास नहीं किया जा सका कांग्रेस सेशन में। लेकिन 1929 में जब जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की बात की तो चूंकि वो खुद प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उसको कांग्रेस ने अडॉप्ट कर लिया या एक्सेप्ट कर लिया। बात समझिए, मेन बात क्या है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज को फर्स्ट टाइम इसकी डिमांड किसने की थी, तो वो शख्स अल्लामा हसरत मोहानी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो 1925 में जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बना और उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ इंडिया में कानपुर में, तो उसके फाउंडिंग मेंबर्स में हसरत मोहानी साहब भी हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को बनाने वाले शख्स का नाम बेसिकली एम एन रॉय है, मनवेंद्र नाथ रॉय। बहुत बड़ी शख्सियत हैं, हिंदुस्तान में इनको भुला दिया गया, वो एक अलग इशू है। लेकिन ये आदमी वो आदमी है जो कॉमिंटर्न, जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल मॉस्को बनाया गया था, कम्युनिस्ट पार्टी ने बनाई थी पूरे इंटरनेशनल लेवल पर एक कम्युनिज्म या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट करने के लिए। तो उस कॉमिंटर्न यानी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो पार्टी बनाई गई थी, उसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एम एन रॉय साहब भी थे, मनवेंद्र नाथ रॉय। ये वही आदमी है जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है एक कॉन्सेप्ट दिया था
कि हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए जो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, जो बाद में किया भी गया। लेकिन आज आप इनका नाम भी कहीं नहीं सुनते होंगे, मनवेंद्र नाथ रॉय का, जबकि है बहुत बड़ी शख्सियत। इन्होंने 1925 में इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाया, लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाया गया उसके फाउंडिंग मेंबर्स में से उनके साथ साथ जो दूसरा शख्स आपको खड़ा दिखेगा उसका नाम है मौलाना हसरत मोहानी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। तीसरी अहम बात कि मौलाना हसरत मोहानी साहब की अगर बात की जाए तसानीफ़ के एतबार से, इनके राइटिंग के एतबार से, तो एक बहुत बड़ी बात यह है कि ये एक बहुत ख़ास मैगज़ीन निकालते थे जिसका नाम था उर्दू मुअल्ला। उर्दू मुअल्ला। और इनकी उर्दू मुअल्ला जो थी वो बहुत ही इनकलाबी अपने आप में मैगज़ीन थी, जिससे बहुत सारे लोग इंस्पायर भी हुए और नेशनल मूवमेंट में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो अगर हम लोग बात करें हसरत मोहानी साहब की और इनके हवाले से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, तो अगर इन पॉइंट्स को आप अपने जहन में रखोगे तो शायद क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस घूम फिर के इन्हीं बीच में आते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी बड़ी शख्सियत मौलाना हसरत मोहानी साहब की है। तीसरी बात, जो तीसरी शख्सियत की यहाँ बात करनी है हम लोग को है, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के हवाले से बात करनी है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया की अगर बात की जाए तो फ्रीडम स्ट्रगल के एक बहुत ही टॉवरिंग पर्सनालिटी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो अलग बात है कि इन्होंने कौम पर पार्टी को तरजीह दी, पार्टी को ज़्यादा आगे रखा, कौम को आगे नहीं रखा इन्होंने। ये बिल्कुल सच्चाई है, बताऊंगा भी कैसे है। एक लंबा वीडियो नहीं करना है मुझे, चूँकि शॉर्ट में ही क्वेश्चन के अतबार से बात रख रही है। कभी और इन पर हम एक मुकम्मल वीडियो लेके आएंगे कि आखिर क्या गड़बड़ियाँ हुई इनसे। विद ऑल रिस्पेक्ट, ये नहीं कि इनकी मैं वो कर रहा हूँ, जाहिर सी बात हमारे बड़े हैं तो इनकी पूरी इज्जत है। पैदाइश की अगर बात हो तो 11 नवंबर 1888 में पैदा हुए, मक्का में पैदा हुए। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आमतौर पर लोग सोचते हो कि इंडिया में कहीं पैदा हुए होंगे, तो इंडिया में पैदा नहीं हुए थे, मक्का में पैदा हुए थे। इनके वालिद साहब एक बिजनेसमैन थे, बिजनेस कैवलकेट के थ्रू या बिजनेस के पर्पज से वहाँ पर गए और वहाँ पर ही इनकी पैदाइश हुई। कुल मिला के ये है कि इनकी पैदाइश मक्का में हुई है, आपके लिए जानना ये ज़रूरी है। और 11 नवंबर 1888 को पैदाइश हुई, मौत 22 फरवरी 1958 में हुई। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो 11 नवंबर है, मैंने इनका ये डेट क्यों बताया, इसके पीछे एक मकसद है। 11 नवंबर को हमारी कंट्री में नेशनल एजुकेशन डे के नाम से मनाया जाता है। नेशनल एजुकेशन डे, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अगर हिंदी में हम लोग कहें तो। और ये 11 नवंबर है, इनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए इस नाम से मनाते हैं। अब अगर इनकी बात करें हम लोग, जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा पॉलिटिकल तौर पर, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। और जितनी भी मूवमेंट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस ने चलाई, इनके अपने मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में जब ये वो रहे एक्टिव रहे, तो चाहे नॉन कोऑपरेशन की बात हो, चाहे सिविल डिसओबीडियंस की बात हो, चाहे क्विट इंडिया मूवमेंट की बात हो, इन सारे मूवमेंट्स में इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने। अब एक दो इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको बिल्कुल याद रखनी है। एक तो ये कि प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की बात अगर की जाए, यानी आज़ादी से पहले जो हमारा मुल्क था उसकी बात की जाए, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट अबुल कलाम आज़ाद साहब हैं। दो बात याद रखनी है इनके प्रेसिडेंटशिप के एतबार से, यानी राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसके जो है ये 2 दफ़ा अध्यक्ष रहे हैं और लंबे टाइम तक सबसे ज़्यादा दिन तक अध्यक्ष रहने वाले यही आदमी हैं, यानी लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। कैसे? फर्स्ट टाइम 1923 में प्रेसिडेंट बने। तो इस हवाले से एक बात और याद रखनी है कि कांग्रेस के अब तक के टिल टुडे यंगेस्ट प्रेसिडेंट की अगर बात होगी कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज या इज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसका जवाब होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यानी भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे हैं। जब ये 1923 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने तो उस टाइम इनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 35 ईयर्स थी। कितनी? 35, यानी 35 साल की उम्र थी। अच्छा, लॉन्गेस्ट सर्विंग कैसे रहे? 23 से 24 तो वहाँ रहे, फिर 1940 से लेके 1946 के बीच में ये प्रेसिडेंट रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। हुआ ये
कि 1940 में जब बनाया गया, 41 के बाद जानते हो 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास किया कांग्रेस ने, तो उसके वजह से तमाम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बड़ी लीडरशिप को पकड़कर जेलों में डाल दिया गया और किलों में कैद कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया। तो कांग्रेस की आगे 3-4 साल तक कोई मीटिंग नहीं हो पाई। तो कोई मीटिंग नहीं हो पाई तो जाहिर सी बात है कोई प्रेसिडेंट नहीं बना, तो यही प्रेसिडेंट कैरी आउट करते रहे। तो तकरीबन 5-6 साल उधर और 1 साल इधर, इतने लंबे टाइम तक बिफोर इंडिपेंडेंस यानी 1947 से पहले इंडिया में या कोई भी जो भी इंडियन कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा है इतना लंबे टाइम तक नहीं रहा है। अब अगली एक इंपॉर्टेंट बात इनके हवाले से, अगर हम लोग बात करें इनके कंट्रीब्यूशन के एतबार से या इनके पोजीशन होल्डिंग के एतबार से, तो इंडिया के इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, मतलब प्रथम शिक्षा मंत्री भारत के रहे ये। इसी हवाले से इनके बर्थडे को जो मैंने बताया आपको अभी 11 नवंबर की बात, उसको शिक्षा दिवस के नाम से मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस या नेशनल एजुकेशन डे के नाम से मनाते हैं। 11 नवंबर याद रखना है, ये 11 नवंबर। अच्छा, अगर इनकी बात और तसनीफ़ के एतबार से की जाए, राइटिंग के एतबार से की जाए, तो इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छे राइटर रहे और बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। 2 मैगज़ीन याद रखना है इनका, वो मैगज़ीन कह लीजिए, उसको पेपर कह लीजिए, वो अल हिलाल है, 1912 में स्टार्ट किया इन्होंने। 1912 में एक पेपर स्टार्ट किया जिसका नाम था अल हिलाल, और अल हिलाल जो पेपर था इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। तो फिर 1914 में इन्होंने एक दूसरा पेपर निकाला जिसे अल बलाग कहते हैं, अल बलाग। तो ये 2 पेपर याद रखना है, अल हिलाल और अल बलाग। दूसरी बात, अगर किताबों की हम लोग बात करें तो इनकी ऑटोबायोग्राफी मानी जाती है इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी मानी जाती है। और इसमें ही इनका पूरा, अब मैं क्या कहूँ, कैरेक्टर जो एक्सपोज हो जाता है वो ये कि इन्होंने किताब तो लिखी लेकिन कुछ पेजेस ऐसे थे जो लिख के उन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद पब्लिश की जाए, 10 साल के बाद। उनमें उन्होंने कांग्रेस ने क्या क्या बदमाशियां की, क्या क्या जो इन्होंने पॉलिसी के तौर पर इनका रवैया रहा मुसलमानों को लेकर, उन्होंने बयान किया है। लेकिन बेहतर होता कि जब किताब लिखी थी उस वक्त ये बात उसमें आ जानी चाहिए थी, क्योंकि जो चीज़ आप सच समझते हो, हक समझते हो, वो मंजर आम पर आना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इन्होंने दबा लिया। क्यों? इनके लिए कांग्रेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इनके लिए जो है कौम की बात की, अगर बात की जाए तो शायद मेरे समझ से, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रही। उसकी एक और बहुत बड़ी वजह क्या है कि इन्होंने जब ये किताब लिखी और कांग्रेस ने जो कैबिनेट मिशन से या 1937 से जो जो बदमाशियाँ की, चूँकि ये सब कुछ देख रहे थे, उन्होंने उन चीज़ों को लिख के दबा दिया और कहा कि मेरे मरने के बाद पब्लिश किया जाए। आपको उसी टाइम सामने आना था। खैर, याद कर रखना आपको कि अगर बात की जाए इनके ऑटोबायोग्राफी के एतबार से कि इनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, तो वो इंडिया विंस फ्रीडम है। दूसरी बात, इनकी एक बहुत मशहूर किताब है जो कलेक्शन है बेसिकली लेटर्स का, इन्हें ख़तों का मजमुआ है, यानी पत्र जो है उसको एक जगह इकट्ठा किया गया है। उसका नाम है गुबार खातिर। गुबार खातिर, गुबार के माने डस्ट के होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और खातिर के माने जमा करने के होता है। यानी इनके वो तमाम लेटर्स, वो तमाम खतूत जो जमा किए गए, ये लेटर्स कौन से थे? ये बेसिकली 1942 में जब ये लोग गिरफ्तार कर लिए गए और इन लोगों को पकड़कर अहमदनगर फोर्ट में इनको कैद कर दिया गया, जो आज महाराष्ट्र में है। तो इन्होंने अपने बहुत सारे दोस्तों को ख़त लिखे, लेटर्स लिखे। उनमें बहुत सारे लेटर्स अलीगढ़ में भी इन्होंने, जो नवाबीन थे हमारे, उनको लिखे। और बाद में इन्हीं लेटर्स को जहाँ जहाँ उन्होंने लिखे थे उसको इकट्ठा करके कलेक्ट कर लिया गया, और उसी कलेक्शन को गुबार खातिर कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। तीसरी बात, इन्होंने कुरान का तर्जुमा भी किया, जिसको तर्जुमानुल कुरान कहते हैं, तर्जुमानुल कुरान। तो तसनीफ़ के एतबार से इतनी सारी बातें जो आपको याद रखनी है। हाँ, अगर बात की जाए कि इंडिया में अगर जो खिलाफत मूवमेंट चला, तो खिलाफत मूवमेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले भी ये रहे। और जामिया मिलिया इस्लामिया के इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स में से इनका भी नाम आता है, जिन्होंने असिस्ट किया। तो ये कुछ चीज़ें इनके हवाले से हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि 1992 में बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद, 1992 बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद, इनको उस साल का भारत रत्न दिया गया, पोस्टथमसली। पोस्टथमसली के मतलब मरणोपरांत, चूँकि डेथ तो इनका 1958 में हो गया था और 1992 का भारत रत्न इनको दिया गया, जिस साल बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी।
तो खैर वो एक अलग ही कहानी है, उसके लिए एक पूरी वीडियो चाहिए जिस पर एक पूरा अलग सीरीज, मतलब सीरीज क्या, एक पूरी वीडियो जिसमें हम पूरी ये बात रख सकें कि ये बात क्या थी, इसके पीछे मकसद क्या था। लेकिन यहाँ चूँकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करना है, तो इन चीज़ों को अगर आप जहन में रखोगे तो शायद इनसे जो पूछे जाने वाले सवाल हैं वो इन्हीं दरमियान, इसी के बीच में कहीं ना कहीं आ जाएंगे और आप उन सवालों का सही जवाब दे सकते हैं। आखिरी बात यह कि इनका डेथ जो है वो दिल्ली में हुआ। जैसे बताया था मैं आपको, पैदाइश मक्का की है, डेथ दिल्ली में हुआ है। जामा मस्जिद के ही पास में बिल्कुल सटे हुए जामा मस्जिद से इनकी कब्र है, वहीं पर दफन है। और खैर अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए और इन तमाम लोगों जो हमने बात की इनकी मग़फ़िरत फरमाए। रमज़ान का महीना चल रहा है और इन सबको जो है आला से आला, ऊँचा से ऊँचा मकाम अल्लाह तबारक व तआला जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। अल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।